दादाजी, ये क्या ड्रामा है? मैं सफर से बुरी तरह थक कर आ रहा हूँ और आपने पूरे गांव को हवेली में इकट्ठा कर रखा है। अयान ने लाउंज में कदम रखते ही अपना बैग सोफे पर पटका और गुस्से में दादाजी की तरफ देखा। मैंने फोन पर साफ मना किया था कि मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ तो मेला लगा हुआ है। दादाजी बड़े आराम से हुक्का पी रहे थे। अयान की ऊंची आवाज सुनकर घर के बाकी लोग और स्टाफ सहम कर पीछे हट गए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए हुक्का एक तरफ रखा और प्यार से बोले, बेटा, ये गाँव है और यहाँ खुशियाँ इसी तरह मनाई जाती है। हवेली का वारिस अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा है, तो क्या हम चुपचाप बैठ जाते? अब जाओ और फ्रेश हो जा। तुम्हारी कजिन्स ने तुम्हारे लिए बहुत तैयारियां की हैं। और याद रखना, किसी से बदतमीजी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने फलक को आवाज दी, फलक बेटा, तुम जाकर जरा अयान के कमरे में चाय और खाना पहुंचा दो। अयान ने चिढ़कर सिर झटका और कजिन्स की भीड़ को इग्नोर करता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। किचन के दरवाजे पर खड़ी पलक ने जैसे ही अपना नाम सुना, घबराहट में अपना दुपट्टा ठीक किया और नजरें झुका ली। वो जानती थी कि अयान की वापसी उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। अयान के तेवर बता रहे थे कि वो बुरी तरह गुस्से में है और उसका सारा गुस्सा अब उसी पर फूटने वाला है। मगर दादाजी का हुक्म टालना नामुमकिन था, इसलिए उसने कांपते हाथों से ट्रे उठाई और खुद को आने वाली बेइज्जती के लिए दिमागी तौर पर तैयार करने लगी। बचपन की उस सगाई ने उसे आज उस मुकाम पर खड़ा कर दिया था जहाँ उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं चलती थी। जैसे ही फलक कमरे में पहुंची, अयान ने चाय का घूंट भरा और कप को जोर से टेबल पर पटकते हुए चिल्लाया, तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे कमरे में आने से पहले इजाजत लिया करो। और ये चाय है या चाशनी? या मुझे डायबिटीज का मरीज बनाना चाहते हो? या तुम्हें काम करने का बेसिक तरीका भी नहीं सिखाया गया? मैंने तो हमेशा की तरह ही बनाई थी आया, और दरवाजा खुला था इसलिए मैं अंदर आ गई। फलक ने दबी आवाज में सफाई देने की कोशिश की। ये सुनकर आयन का पारा और चढ़ गया। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, अब तुम बहस भी करोगी? एक तो काम आता नहीं तुम्हें, ऊपर से जुबान लड़ाती हो, और अपना ये हुलिया देखो, हर वक्त नौकरानियों की तरह घूमती रहती हो। दादाजी ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा होगा, पर मेरे सामने ये तुम्हारी बेचारगी नहीं चलेगी। ये ट्रे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें देखकर मेरा मूड और खराब हो रहा है। अयान की बातें किसी कांटे की तरह फलक के दिल में चुभ रही थी। उसने अपने आंसू छिपाए और चुपचाप ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। जानती थी कि जवाब देने से बात और बिगड़ जाएगी। दादाजी की लाडली होने के बावजूद वो उस इंसान के सामने बेबस थी, जो उसे इंसान समझने को भी तैयार नहीं था। भले ही वो बचपन से उसके नाम की जा चुकी थी, लेकिन अयान ने कभी भी फलक को वो इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। उसने हमेशा उसे नीचा ही दिखाया था, और आज भी उसका बर्ताव वैसा ही था, जिसने फलक की आंखों में आंसू ला दिए। रात के खाने पर जब सब खामोश थे, अयान ने अचानक ऐलान किया, दादाजी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाऊंगा। इस गांव में रहकर मैं अपनी काबिलियत बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे दोस्त भी वहीं से सेटल हो रहे हैं। बस आप मुझे परमिशन दें और मेरे खर्चों का इंतजाम कर दें। अयान की बात सुनते ही सबकी चमचे रुक गई। सबकी नजरें दादाजी पर टिक गई, जो चुपचाप से खाना खा रहे थे। पलक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अयान का जाना उसके लिए अच्छी खबर है या बुरी। दादाजी ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है अयान, तुम शौक से जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। लंदन जाने से पहले तुम्हें फलक से निकाह करना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर अपनी जड़ें भूल जाओ। वैसे भी बचपन से तुम्हारी सगाई तय है, तो अब इसे ऑफिशियल करने में क्या बुराई है? ये सुनते ही अयान के हाथ से पानी का गिलास छूटकर टेबल पर गिर गया। वो गुस्से में खड़ा हो गया। ये नामुमकिन है दादाजी, मैं इस जाहिल लड़के से शादी करूं। मेरा और इसका कोई मेल नहीं है। ये मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। और आप चाहते हैं कि मैं इसे अपनी बीवी बना लूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे लंदन जाना कैंसिल ही क्यों ना करना पड़े। अयान चिल्ला रहा था, लेकिन दादाजी ने उसे सख्त नजरों से देखा और कहा, अपनी जुबान को लगाम दो अयान, वो तुम्हारी कजन है और मेरी इज्जत है। अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो जायदाद तो दूर, तुम इस घर में भी नहीं रह पाओगे। अब फैसला तुम्हारा है, शादी करनी है या सड़कों पर ठोकरें खानी है। दादाजी फैसला सुनाकर उठकर चले गए। अया ने नफरत भरी नजरों से फलक को देखा, जो शर्मिंदगी और डर से कांप रही थी। पूरे परिवार के सामने उसकी इंसल्ट हुई थी, और वो जानती थी कि अयान अब इसका बदला उसी से लेगा। तुम तो बहुत खुश होगी ना, आखिर दादाजी ने तुम्हें मेरे गले बांध ही दिया। तुम जैसी लड़कियां इसी ताक में रहती हैं कि किसी अमीर लड़के से शादी हो जाए और तुम राज करो। पर याद रखना फलक, मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी नहीं मानूंगा। रात के 11 बजे जब अयान ने फलक को छत पर अकेला पाया, तो उसका रास्ता रोककर जहर उगलने लगा। फलक कांप उठी। उसने रोते हुए कहा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है अयान, मैं खुद दादाजी के फैसले के आगे मजबूर हूँ। आप उनसे बात कीजिए, मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? अयान नफरत से हंसा और पास की दीवार पर जोर से मुक्का मारा।
मैं बात कर चुका हूँ और उनका फैसला अटल है। लेकिन तुम तो मना कर सकती हो ना। जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, वरना मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। तुम हर रोज मौत मांगोगे पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें लंदन ले जाकर भी अकेला छोड़ दूंगा और तुम पूरी उम्र इसी तरह रोती रहोगी। एन उसे धमकी देकर वहां से चला गया। पलक वही घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दादाजी को मना कर सके। पलक ना तो दादाजी की उम्मीदें तोड़ सकती थी और ना ही एन की नफरत का मुकाबला करने की उसमें हिम्मत थी। वह तो बस एक कठपुतली बनकर रह गई थी जिसकी डोर बड़ों के हाथ में थी। मगर अयान की आंखों में छिपी नफरत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। निकाह के फौरन बाद जब अयान कमरे में आया तो फलक दुल्हन बनी सिर झुकाए बैठी थी। उसने जैसे ही अयान के जूतों को अपने सामने रुकते देखा, उसके दिल की धड़कन थम सी गई। मुबारक हो बीवी, अपनी जिद पर खुश तो बहुत होगी तुम कि आखिरकार तुमने मुझे फंसा ही लिया। अयान ने तंज कसते हुए कहा, पर याद रखना ये निकाह मेरे लिए कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए दिमाग में कोई गलतफहमी मत पाल लेना। फलक ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने कोशिश की थी अयान, पर दादाजी नहीं माने। अब मैं आपके निकाह में हूँ, आपकी इज्जत हो, प्लीज मुझे इस तरह मत धुतकारिए। अयान ने झटके से उसका चेहरा ऊपर उठाया। फलक की आंखों में आंसू थे, पर अयान का दिल नहीं पसीजा। इज्जत कमाई जाती है फलक, और तुमने जबरदस्ती ये रिश्ता जोड़कर अपनी बची कुची इज्जत भी खो दी है। अब तुम यही सड़ोगी और मैं लंदन जा रहा हूँ। मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मेरे इंतजार में बूढ़ी मत हो जाना। इतना कहकर उसने बेहरे में से अपनी शेरवानी उतारकर कुर्सी पर फेंकी और जाने की तैयारी करने लगा। उसकी फ्लाइट का वक्त हो रहा था और वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। फलक बस खाली नजरों से उसे जाते हुए देखती रही। विदाई से पहले ही उसने फलक को एक बेवा जैसी जिंदगी और तन्हाई के कुएं में ढकेल दिया था। फलक बेटी, अब किताबें बंद कर दो, रात के 2 बज रहे हैं। कमरे में आते ही उसकी माँ ने कहा, कल तुम्हारा एमए का आखिरी पेपर है। कहीं ऐसा ना हो कि आयन के सपने देखते देखते तुम अपनी हकीकत भी बिगाड़ लो। वो तो लंदन की रंगीनियों में मगन है, उसे याद भी नहीं होगा कि यहाँ कोई उसके नाम की माला जप रहा है। माँ की आवाज सुनकर फलक हड़बड़ा कर सीधी हुई। वो किताब पर सिर रखे आयन की उन तस्वीरों को देख रही थी जो उसने अपने पर्स में छिपा रखी थी। 2 साल बीत चुके थे और इन 2 सालों में आयन ने एक बार भी उसकी खबर नहीं ली थी। मगर फलक की उम्मीद का दिया अब भी जल रहा था। वो हर वक्त यही सोचती कि शायद आज उसका फोन आ जाए, शायद आज वो उसे लेने आ जाए। इसी उम्मीद में उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी ताकि जब वो वापस आए तो उसे वो कोई अनपढ़ देहाती लड़की ना लगे, बल्कि उसके स्टैंडर्ड के काबिल दिखे। माँ की बातों ने उसका दिल दुखा दिया था। उसने किताब बंद की और सिरहाने रख दी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे आज भी यकीन था कि अयान अपनी जिद छोड़कर उसे एक दिन अपनाने जरूर आएगा। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा, जब वो सच में उसकी दुल्हन बनकर उसके साथ जाएगी। अयान, तुम कब तक मुझे ऐसे ही टालते रहोगे? अब तो मेरे डैड भी पूछने लगे कि हमारे रिश्ते का क्या फ्यूचर है। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो फिर शादी में इतनी देर क्यों? लंदन के एक कैफे में बैठी लीजा ने कॉफी का मग टेबल पर रखा और अयान का हाथ पकड़ लिया। अयान बड़ी सफाई से लीजा के जज्बातों के साथ खेल रहा था। उसके लिए लीजा सिर्फ ग्रीन कार्ड हासिल करने की एक सीढ़ी थी, जिसके जरिए वो वहाँ परमानेंट सेटल होना चाहता था। इसी मकसद के लिए उसने पिछले 2 सालों से लीजा को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा था। वो जानता था कि वो शादीशुदा है, पर यह राज उसने बहुत होशियारी से छिपा रखा था। लीजा, तुम जानती हो ना कि मैं अभी खुद को सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अयान ने अपनी उसी पुरानी दिलकश मुस्कान के साथ उसे फिर दिलासा दिया। जैसे ही मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी हम शादी कर लेंगे। बस थोड़ा सा वक्त और दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें एक परफेक्ट लाइफ देना चाहता हूँ। लीजा उसकी बातों में आकर मुस्कुरा दी, लेकिन अयान का दिमाग कहीं और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे भी जल्दी से लीजा से शादी करके लीगल स्टेटस हासिल कर ले, ताकि उसे कभी वापस अपने घर न जाना पड़े, जहाँ फलक जैसी लड़की उसके गले का फंदा बनी बैठी थी। दादाजी, आपका पोता यहाँ पढ़ने नहीं आया है, बल्कि वो तो किसी विदेशी लड़की के चक्कर में है। मैंने अपनी आंखों से उसे पार्टियों में घूमते देखा है। अगर आपने उसे अभी नहीं रोका तो वो हाथ से निकल जाएगा और फिर आप पछताएंगे। लंदन में रहने वाले दादाजी के एक दोस्त ने जब फोन पर ये सच बताया तो दादाजी के हाथ में पकड़ी माला रुक गई और उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने बिना देर किए अयान को फोन लगाया और तुरंत वापस आने का हुक्म दिया। अयान के लिए इसे टालना नामुमकिन था, क्योंकि उसके सारे खर्चे और पैसे अभी भी दादाजी के हाथ में थे। झुंझलाहट और गुस्से में अयान पहली फ्लाइट लेकर वापस आया। उसे लगा था कि शायद दादाजी बीमार है, पर हवेली पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही है। दादाजी ने उसे देखते ही ड्राइंग रूम में बुलाया और बिना कोई और बात किए अपना फैसला सुना दिया। अयान, तुम्हारी लंदन की आवारागर्दी की खबरें मुझ तक पहुंच चुकी हैं।
मैं अपनी परवरिश पर दाग नहीं लगने दूंगा। मेरा फैसला है कि तुम कल ही वापस जाओगे, लेकिन अकेले नहीं। फलक तुम्हारे साथ जाएगी। बीवी साथ होगी तो तुम्हारे पैर जमीन पर रहेंगे और तुम गलत रास्ते पर नहीं भटकोगे। दादाजी का फैसला आखिरी था। अयान बहुत चीखा, चिल्लाया, बहुत विरोध किया, पर दादाजी ने साफ कह दिया कि अगर वो फलक को साथ नहीं ले गया तो उसे बेदखल कर दिया जाएगा और जायदाद से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हार कर अयान को हथियार डालने पड़े। उस रात जब वो फलक के पास आया तो उसके लहजे में वही पुराना जहर था। बहुत शौक था ना तुम्हें लंदन देखने का और मेरे साथ रहने का। लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है। लेकिन एक बात याद रखना फलक, वहां तुम मेरी बीवी बनकर नहीं बल्कि एक बोझ बनकर जा रही हो, जिसे मुझे मजबूरी में ढोना पड़ रहा है। फलक खामोश रही, पर उसकी आंखों में फिर वही पुराने आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस सफर पर खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। रात के वक्त अयान गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ। उसने पैकिंग कर रही फलक का बाजू पकड़कर उसे बुरी तरह झंझोड़ दिया। कल के सफर की तैयारी कर रही फलक के चेहरे पर डर और खुशी दोनों के मिले जुले भाव थे। मैंने तो कुछ नहीं कहा यार, ये तो दादाजी का फैसला है और मैं उनके हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ। फलक ने कांपती आवाज में अपनी सफाई दी। अयान ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वह बेड पर जा गिरे। तुम्हारी इसी बेचारगी और मक्कारी ने मुझे फंसाया है। पर सुन लो, वहाँ लंदन में कोई दादाजी नहीं होंगे जो तुम्हें बचा सके। वहाँ सिर्फ मैं रहूंगा और मेरा कानून चलेगा। तुम मेरे घर में तो रहोगे, पर मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि अपने सुनहरे ख्वाबों को यही छोड़कर आना, वरना वहाँ की हकीकत तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अयान उंगली दिखाकर उसे वार्निंग देता हुआ दरवाजा पटक कर बाहर निकल गया। फलक ने अपने आंसू पोंछे और फिर से कपड़े तय करने लगी। अयान का गुस्सा अपनी जगह था, पर उसके साथ जाने की एक दबी हुई खुशी उसके दिल में फिर भी थी। उसे उम्मीद थी कि शायद नजदीकियां इन दूरियों को मिटा दे। खुदा हाफिज दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अयान का पूरा ख्याल रखूंगी और उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन एयरपोर्ट पर फलक ने भीगी आंखों से दादाजी के हाथ चूमे। उन्होंने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और ढेरों दुआएं दी। वही कुछ दूरी पर अयान आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए खड़ा था और बेचैनी से बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे एक एक पल उस पर भारी पड़ रहा हो। अब ये ड्रामा बंद करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अयान ने रूखेपन से कहा। उसने फलक का हाथ पकड़ने के बजाय अपना बैग उठाया और आगे बढ़ गया। फलक फिर तेज कदमों से अयान के पीछे चलती। वह एक अनजान देश के रास्ते पर थी, जहाँ ना कोई अपना था और ना ही कोई पहचान थी। एक बस अयान था जो उसे अपना दुश्मन समझता था। ये रहा मेरा महल। इसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई होंगी। तुम तो किसी बड़े बंगले का सपना देखकर आई होंगी, पर हकीकत यह है कि लंदन में गुजारा करना कितना मुश्किल है। ये तुम जैसी देहाती लड़की की समझ से बाहर है, इसलिए अपने ख्वाबों को दरवाजे पर ही छोड़कर अंदर आओ। अयान ने ताना मारते हुए चाबी घुमाकर दरवाजा खोला और फलक को अंदर धकेला। फलक सदमे में उस छोटे और अंधेरे स्टूडियो अपार्टमेंट को देख रही थी। वह अपार्टमेंट इतना तंग था कि एक ही कमरे में छोटा सा किचन और एक बेड बड़ी मुश्किल से आ रहे थे। तो शायद हवेली की बाथरूम से भी छोटा था, मगर फलक खामोश रही। उसे एहसास हो गया था कि अब यही तंग कमरा उसकी पूरी दुनिया है। अयान ने अपना कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका और बेड की तरफ इशारा करते हुए अपना पहला नियम सुना दिया। देखो फलक, यह जगह बहुत कम है और मैं अपनी नींद खराब करने का आदी बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए बेड मेरा है और तुम सामने वाले सोफे पर सोओगी। और खबरदार जो मेरी चीजों का हाथ लगाया या मेरे काम में दखल दिया। मैं यहाँ पढ़ने और काम करने आया हूँ, तुम्हारे नखरे उठाने नहीं। उसने बेरहमी से अपना फैसला सुनाया और बाथरूम में घुस गया। फलक ने अपनी थकी हुई आंखों से उस छोटे और सख्त सोफे को देखा जो अब उसका बिस्तर था। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और अपना बैग एक कोने में रख दिया। उसे एहसास हो गया था कि वह शिकायत करने का हक खो चुकी है और ये तो बस उसकी मुश्किलों की पहली रात थी। मुस्कुराओ फलक और ये चेहरा ठीक करो, दादाजी की कॉल आ रही है। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ कि तुम खुश नहीं हो या मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ तो फोन करते ही तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अगली शाम अयान ने मोबाइल सेट करते हुए उसे वार्निंग दी और जबरदस्ती उसे अपने पास बिठाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। पलक कांप उठी, पर स्क्रीन पर दादाजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते ही उसने खुद को संभाला। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, देखिए आपकी लाडली बिल्कुल ठीक है और हम लंदन घूम रहे हैं। बस ये थोड़ा थक गई है और आराम कर रही है। आप सुनाइए, घर पर सब कैसे हैं? अयान की आवाज में इतनी मिठास और अपनापन था कि एक पल के लिए फलक भी धोखा खा गई। उसे लगा जैसे ये वही पुराना अयान है जो बचपन में हुआ करता था। दादाजी की खुशी के लिए उसने भी अपने होठों पर एक झूठी मुस्कान सजा दी। पर जैसे ही कॉल कटी, अयान ने उसे ऐसे झटका दिया जैसे कोई गंदी मक्खी उसके कपड़ों पर बैठ गई हो। ये मत समझना कि ये ड्रामा हकीकत है, ये सब सिर्फ दादाजी की तसल्ली के लिए था। तुम मेरे लिए आज भी वही बोझ हो जिसे मैं मजबूरी में ढो रहा हूँ। उसके शब्दों ने फलक के दिल में जगी उम्मीद की हल्की सी किरण को भी कुचल दिया। अपने आंसू छिपाने के लिए किचन में चली गई।
संडे की सुबह अयान ने फिर हुक्म सुनाया, चलो तैयार हो जाओ, दादाजी ने कहा है कि वीकेंड पर तुम्हारी बाहर घूमते हुए तस्वीरें भेजो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें साथ घुमाने का, और हाँ, कुछ ढंग के कपड़े पहनना, ताकि लोग ये ना समझें कि मैं किसी भिखारन को साथ लेकर घूम रहा हूँ। फलक ने जल्दी से अपना सबसे अच्छा सूट निकाला और तैयार हो गई। उसे डर लग रहा था कि बाहर इस अनजान दुनिया में अयान का बर्ताव कैसा होगा। वह भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चल रहे थे, लेकिन अयान ऐसे चल रहा था जैसे वह फलक के साथ नहीं, बल्कि उससे कई फीट दूर हो। उसके कदम इतने तेज थे कि फलक को उसके साथ चलने के लिए लगभग भागना पड़ रहा था। तभी एक बड़े रेस्टोरेंट के सामने अयान रुका और बोला, सुनो, मेरा एक दोस्त यही पास में रहता है, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। तुम यही रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहो, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। और खबरदार, जो यहाँ से हिली या अंदर आने की कोशिश की, वहाँ सिर्फ मेंबर्स को ही अलाउड है। फलक वही अकेले खड़ी रह गई, जबकि अयान उसे छोड़कर अंदर चला गया। उसे पता भी नहीं था कि अयान अपने दोस्त से नहीं, बल्कि लीजा से मिलने गया है। अयान एक आलीशान बिल्डिंग के बाहर रुका और फलक को फुटपाथ पर खड़ा रहने का इशारा किया। फलक ने घबराकर इधर उधर देखा। वहां लोगों की भारी भीड़ थी, मगर अयान उसकी परवाह किए बिना अंदर चला गया, जहाँ लीजा उसका इंतजार कर रही थी। वो फलक को बाहर कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरता छोड़ गया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातों में बिजी हो गए। उसे फलक की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो उससे सबक सिखाना चाहता था कि उसके पीछे आने का अंजाम क्या होता है। काफी वक्त बीत गया और शाम ढलने लगी। तभी कुछ लड़कों ने फलक को अकेला पाकर उसे घेर लिया और भद्दे कमेंट्स करने लगे। फलक की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने डर के मारे उस शीशे के दरवाजे की तरफ देखा जहां से अयान अंदर गया था, पर उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लड़कों ने उसकी घबराहट भाप ली और उसके और करीब आने लगे। फलक ने चीखने की कोशिश की, पर डर के मारे आवाज गले में ही फंस गई। वो पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। ठीक उसी वक्त रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। अयान लिजा को बाय कहकर बाहर निकला, तो सामने का मंजर देख उसका खून खोल उठा। भले ही वो फलक से नफरत करता था, पर वो उसकी बीवी थी और किसी गैरमर्द की हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। ये बात उसकी मर्दानगी और ईगो के खिलाफ थी। खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया। अयान शेर की तरह दहाड़ा। उसने आगे बढ़कर एक लड़के का कॉलर पकड़ा और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। अयान का ये पागलपन देख बाकी लड़के सहम गए और वहां से दुम दबाकर भाग निकले। अयान ने गुस्से में कांपती हुई फलक का हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए वहां से ले गया। फलक अभी तक सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अयान ने आज उसकी जान बचाई है। अपार्टमेंट पहुंचते ही अयान ने उसे पानी का गिलास थमाया और सोफे पर बैठकर माथे पर हाथ रख लिया। आज पहली बार उसे फलक के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ था, या शायद उसकी सोई हुई गैरत जाग गई थी। फलक अभी तक सिसक रही थी, जिस पर अयान ने उसे चुप रहने का इशारा किया। देखो फलक, जो हुआ उसे भूल जाओ और मेरी बात गौर से सुनो, अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब क्योंकि तुम यहाँ आ ही गई हो, तो हमें किसी तरह साथ तो रहना ही होगा। रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि हम एक डील कर ले। फलक ने हैरानी से सिर उठाया और धीमी आवाज में पूछा, कैसी डील? यही कि अगर तुम दादाजी को मेरी लाइफ और आज के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताओगी, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हम हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं, बल्कि दोस्त की तरह एक छत के नीचे रहेंगे, और जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें इज्जत के साथ आजाद कर दूंगा। बोलो, मंजूर है? फलक खामोश रह गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अयान की इस दोस्ती पर यकीन करे या अपने आजाद होने के ख्याल से दुखी हो। अयान ने दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया था, लेकिन वो असल में उसकी अपनी आजादी का रास्ता था। वो चाहता था कि फलक को उलझाकर वो लिजा के साथ अपना रिश्ता जारी रख सके और दादाजी को कानो कान खबर भी ना हो। फलक ने इस समझौते को अपनी खुशकिस्मती समझा। उसे लगा कि कम से कम रोज रोज की जिल्लत से तो जान छूटेगी। उसने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी, जिसे देख अयान के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने फलक को अपने जाल में फंसा लिया है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर जूस का ग्लास रखते हुए अयान ने बेहद ठंडे लहजे में कहा, देखो फलक, अगर तुम चाहती हो कि हम इस छत के नीचे सुकून से रहे, तो तुम्हें अपने इस देसी खोल से बाहर निकलना होगा। मैं ऐसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो हर वक्त कोने में दुबक कर बैठी रहे और जिसे दुनियादारी की समझ ना हो। इसलिए आज से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। तुम जहाँ चाहो कॉलेज ज्वाइन करो, लाइब्रेरी जाओ, शहर घूमो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मेरे काम में दखल मत देना और ना ही मुझसे वक्त की उम्मीद रखना। अयान की यह उदारता असल में एक गहरी चाल थी। वो चाहता था कि फलक घर से बाहर रहे, ताकि वह आजादी से लिजा के साथ वक्त बिता सके। साथ ही उसे उम्मीद थी कि लंदन के खुले माहौल में ढलकर फलक अपनी सादगी और संस्कार खो देगी, जिससे उसे उसे छोड़ने का एक ठोस बहाना मिल जाएगा। फलक उसकी इन साजिशों से अनजान थी। उसे लगा कि शायद अयान का दिल पिघल रहा है। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं कॉलेज लाइब्रेरी में देर तक रुक सकती हूँ? अयान ने बड़ी दरियादिली से इजाजत दे दी और मन ही मन खुश हुआ कि अब रास्ता साफ है।
यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में अयान का दोस्त फराज दूर बैठी फलक को देख रहा था। फलक अपनी किताबों में खोई हुई थी और आसपास के माहौल से बिल्कुल बेखबर लग रही थी। फराज ने अयान के कान में धीरे से कहा, यार अयान, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि वो बहुत बैकवर्ड और देहाती है। पर भाई, इसकी आंखों में जो शर्म और मासूमियत है वो यहाँ की किसी भी लड़की में नहीं मिलेगी। मुझे हैरानी है कि तुम इसे बोझ समझते हो। ऐसी लड़कियां तो किस्मत वालों की मिलती है। अयान के माथे पर बल पड़ गए। उसने तंज भरी नजरों से फलक को देखा और फराज के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी मक्कारी से बोला, फराज, तुम जानते हो कि मेरी पसंद का लेवल क्या है। ये लड़की मेरे गले पड़ी एक मुसीबत है जिससे मैं जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फराज ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो अयान ने अपना घिनौना प्लान उसके सामने रखा। तुम इसकी गाइडेंस करो, इसे बात करने का ढंग सिखाओ और इसे इतना मॉडर्न बना दो कि ये खुद मुझसे दूर भागने लगे। अयान के दिमाग में एक खतरनाक खेल चल रहा था। अगर फराज और फलक के बीच नजदीकियां बढ़ गई तो वो दादाजी के सामने फलक के कैरेक्टर पर उंगली उठाकर आसानी से उसे तलाक दे सकेगा। फराज, जो उसका दोस्त था, इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया और उसने फलक की पढ़ाई और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में मदद करने का वादा कर लिया। फलक, अगर तुम ऐसे ही डरी सहमी रहोगी और हर बात पर नजरें झुका लोगी तो ये दुनिया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। यहाँ शराफत को अच्छा ही नहीं बल्कि कमजोरी समझा जाता है। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठे फराज ने फलक को टोकते हुए कहा। फलक एक सवाल पूछते हुए हिचकिचा रही थी और घबराहट में बार बार अपने दुपट्टे का कोना मरोड़ रही थी। फराज ने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, अपनी आवाज में दम पैदा करो और लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखो, वरना तुम कभी अयान के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाओगे। फलक ने हैरान होकर फराज को देखा, जो उसे बहुत हमदर्दी से समझा रहा था। पिछले कुछ दिनों में फराज उसके लिए एक बेहतरीन टीचर और दोस्त साबित हुआ था। उसने नोट्स बनाने से लेकर हर चीज में फलक की मदद की थी। दूसरी तरफ अयान था, जो घर में रहकर भी उससे पूरी तरह इग्नोर करता था। फलक ने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे इस बदले हुए अंदाज से अयान नाराज ना हो जाए। इस पर फराज ने उसे समझाया, फलक, मर्द को वो औरत पसंद होती है जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, ना कि वो जो उसके कदमों में पड़ी रहे। अगर तुम अयान का दिल जीतना चाहती हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। अपनी पहचान छिपाने के बजाय अपनी पर्सनैलिटी को साबित करना होगा। फराज की बातों ने फलक के अंदर एक नई हिम्मत भर दी। उसे दिल में ठान लिया कि वो अयान को दिखा देगी कि वो भी किसी से कम नहीं है। क्या ये वाकई तुम हो फलक, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? एग्जाम्स खत्म होने के बाद जब फलक ने पहली बार खुद को बदलने का फैसला किया तो उसका रूप ही बदल गया। उसने हल्के रंग की एक बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस पहनी थी और बालों को बड़े सलीके से बांधा था। जब वो तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी तभी अयान अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। उसे देखते ही अयान के कदम वही जम गए। वो बिना पलक झपकाए उसे देखता रह गया। वो वही डरी सहमी लड़की कहीं से भी नहीं लग रही थी जो कल तक दुपट्टा संभालने में परेशान रहती थी। जैसे ही फलक पलटी, उसके चेहरे पर घबराहट की जगह एक ग्रेसफुल और प्यारी सी मुस्कान थी। उसे देखकर अयान की धड़कनें अचानक तेज हो गई। फलक ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, इंसान को हालात और वक्त के साथ बदलना पड़ता है अयान। मैंने सीख लिया है कि यहाँ रहने के लिए मुझे वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा आप चाहते हैं, ताकि आपको मुझे कहीं साथ ले जाने में शर्म महसूस ना हो। फलक के लहजे में जो ठहराव और सुकून था, उसने अयान को अंदर तक हिला दिया। ये वो बातें नहीं थी जो फलक पहले करती थी। ये फराज की ट्रेनिंग का असर था जो अब उसकी पर्सनैलिटी से झलक रहा था। बजाय खुश होने के अयान को एक अजीब सी बेचैनी और जलन महसूस हुई। उसे ये बात खटक रही थी कि ये बदलाव उसकी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और की वजह से आया है। उसी वक्त फराज वहां पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, अयान, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना हम तो बस निकलने ही वाले थे। एग्जाम्स खत्म होने की खुशी में हमने एक छोटे से सेलिब्रेशन का प्लान किया है। फलक ने वादा किया है कि वो मेरे साथ डिनर पर चलेगी। अब क्योंकि तुम भी आ गए हो तो चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो, वरना हम तो जा ही रहे हैं। फराज की बात सुनकर अयान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो खुद को अपनी ही चाल में फंसता हुआ महसूस कर रहा था। शाम के वक्त जब अयान यूनिवर्सिटी पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बरामदे में फलक और फराज एक बेंच पर बैठे एक दूसरे के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। फलक के चेहरे पर जो खिलखिलाहट थी वह अयान ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही फराज ने उसे देखकर हाथ हिलाया, अयान के सीने में आग लग गई। ये वही मंजर था जो उसने खुद तैयार किया था। वो चाहता था कि फलक फराज के करीब आए ताकि वो खुद आजाद हो सके। पर आज जब उसने फलक को किसी और मर्द के साथ इतना खुश देखा तो उसकी ईगो और पॉजिटिवनेस को गहरी चोट पहुंची। अयान ने अपनी कड़वाहट दबाते हुए सख्त लहजे में कहा, फलक, तुम मेरे साथ घर चल रही हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है और दादाजी की कॉल भी आने वाली है। मगर फलक ने बड़ी शालीनता से खुद को उसकी पकड़ से दूर किया और फराज की तरफ देखकर मुस्कुराई। अयान, आप ही ने तो कहा था कि मैं आजाद हूँ, और वैसे भी दादाजी का फोन तो रात को आता है
अभी तो सिर्फ शाम हुई है। मैंने फराज से वादा किया है और मैं वादा नहीं तोड़ सकती। फलक ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। अपना बैग उठाया और फराज के साथ चल दी। अयान अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो जाल उसने फलक के लिए बुना था उसमें वो खुद पूरी तरह फंस चुका है। फलक चलो, देर हो रही है। तुम यहाँ फालतू बातों में टाइम वेस्ट कर रही हो। कैफे में बैठे फलक और फराज के बीच आकर अयान ने कुर्सी पर हाथ पटका और बड़ी संजीदगी से झूठ बोला। उसे कोई काम नहीं था, बस वो उन दोनों को साथ देखकर जल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसका यही रूटीन बन गया था। जहाँ भी वो दोनों बैठते अयान कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां पहुंच जाता और फलक को वहां से ले जाता। फराज ने हैरानी से घड़ी देखी और फिर अयान को, जो बेचैनी से खड़ा था। अयान, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम लाइब्रेरी जा रहे हो। अचानक घर जाने का प्लान कैसे बन गया? फलक अभी अपने असाइनमेंट डिस्कस कर रही है, थोड़ा इंतजार कर लो। फराज ने टोकना चाहा, पर अयान ने उसे आंखें दिखाई और फलक का बाजू पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। फराज, ये मेरी बीवी है और इसके वक्त पर पहला हक मेरा है। असाइनमेंट कल भी हो सकती है, पर मेरा काम नहीं रुक सकता। चलो फलक। उसने फराज की बात अनसुनी कर दी और फलक को लगभग खींचते हुए बाहर ले गया। फलक हैरानी से उसके बदले हुए बर्ताव को देख रही थी। कल तक उसे आजाद छोड़ने वाला शख्स आज उसके साय पर भी पहरा दे रहा था। अगले दिन यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में फराज ने अयान का रास्ता रोक लिया। उसने सीधे अयान की आंखों में झांका और सवाल किया, अयान, ये क्या बचपना है? तुम हर वक्त हमारे बीच क्यों आ जाते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, या फिर तुम अपने ही किए हुए फैसले से पलट रहे हो? फराज ने अयान की आंखों में छुपी उस बेचैनी को भांप लिया था, जो अब महज दोस्ती नहीं बल्कि मलकियत का दावा कर रही थी। तुमने ही तो कहा था कि मैं इसे ग्रूम करूं, उसे मॉडर्न बनाऊं, पर अब जब वो बदल रही है तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अयान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी चीख चीख कर कह रही थी कि वह आ रहा है। अयान ने इधर उधर देखा और फिर फराज के करीब जाकर उसे वार्निंग दी। देखो फराज, मैंने तुमसे मदद मांगी थी, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी हदें पार कर दो। वो मेरी बीवी है और मुझे ये पसंद नहीं कि कोई दूसरा आदमी उसके इतना करीब आए, इसलिए अब तुम उससे दूर रहोगे। उसकी ग्रूमिंग की जिम्मेदारी मैं खुद संभाल लूंगा। अयान के लहजे में जलन साफ झलक रही थी। फराज ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ हाथ ऊपर कर दिया, जैसे वो अयान के मुंह से यही सुनना चाहता। ठीक है दोस्त, जैसा तुम चाहो, पर याद रखना, और सिर्फ अटेंशन चाहती है। अगर तुम उसे वक्त नहीं दोगे तो उसे वहां ढूंढेगी जहाँ उसे इज्जत मिलेगी। फराज की ये बात अयान के दिल पर तीर की तरह लगी। वो वही खड़ा सोचने लगा कि कहीं उसने वाकई बहुत देर तो नहीं कर दी। तुम पागल हो गए हो अयान। पिछले एक हफ्ते से तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, ना ही मिलने आए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे नखरों के लिए खाली बैठी हूँ? लिजा ने अपार्टमेंट में घुसते ही हंगामा शुरू कर दिया। अयान सोफे पर लेटा छत को घूर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ फलक का ख्याल चल रहा था। लिजा की आवाज सुनकर उसने बेजारी से करवट बदली और उसे जाने का इशारा किया। लिजा, मेरा सिर मत खाओ, मैं बिजी था। और सच तो ये है कि अब मेरा इन सब चीजों से मन भर गया है। मुझे सुकून चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। अयान ने इतनी आसानी से ब्रेकअप कर लिया जैसे ये कोई मामूली बात हो। अब उसके दिल में लिजा के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वहां तो अब कोई और ही राज कर रहा था, जिसे मानने से वह डर रहा था। लिजा गुस्से में दरवाजा पटक कर चली गई, पर अयान को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उसने सुकून की सांस ली, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ फलक थी। अयान देखिए, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और आज मेरा पहला दिन है। मैं कैसी लग रही हूँ? फलक ने कमरे में आकर खुशी से घूमकर दिखाया, तो अयान की सांसें जैसे थम गई। सफेद सलवार कमीज और नीले दुपट्टे में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे के कॉन्फिडेंस ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। अयान, जो काफी देर से उसे चोरी छिपे देख रहा था, अब उसे सामने पाकर थोड़ा बौखला गया। हाँ, अच्छी लग रही हो, पर वहां ज्यादा लोगों से घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, और क्लास खत्म होते ही मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। उसने अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए दिखावटी सख्ती से कहा। अंदर ही अंदर वह फलक पर पूरी तरह फिदा हो चुका था। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसकी बीवी कितनी खास है। वो अब तक बाहर पत्थरों में हीरा तलाश कर रहा था, जबकि असली हीरा तो उसके अपने घर में मौजूद था। अयान की ये रोक टोक अब फलक को बुरी नहीं लगती थी, बल्कि उसे अच्छा लगने लगा था कि कोई उसे इतनी अहमियत दे रहा है। उसे लगा जैसे अयान की ये फिक्र उसे अपनी अहमियत का एहसास दिला रही हो। रात के खाने के बाद जब फलक किचन समेट रही थी, अयान ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उसके पास आया। उसके शब्द उसके गले में अटक रहे थे, क्योंकि अपनी गलती मानना और प्यार का इजहार करना उसकी ईगो के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, फलक सुनो ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था कि हमारी शुरुआत बहुत गलत थी। क्या हमें अपने रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहिए? फलक ने मुड़कर उसे देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद तो जागी,
पर तभी उसे अपना वो कड़वा आतिथ्य याद आ गया जब अयान ने उसे बुरी तरह ठुकराया था। उसने खुद को संभाला और कहा, अयान, हम सिर्फ दोस्त थे और ये फ्रेंडशिप डील आपने ही तो की थी कि हम एक दूसरे की लाइफ में दखल नहीं देंगे। तो फिर अब ये सब क्यों? क्या आपको मुझ पर तरस आ रहा है? अयान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो उसे कैसे बताता कि ये तरस नहीं, बल्कि वो बेपनाह मोहब्बत है जिसने उसकी नींदें उड़ा रखी है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, फलक का फोन बज उठा। वो मुस्कुराते हुए फोन उठाकर चली गई और अयान वही खड़ा रह गया। उसकी बात एक बार फिर अधूरी रह गई और उसे अपनी हार साफ नजर आने लगी। रात के 10 बज रहे थे। जैसे ही फलक अपार्टमेंट में दाखिल हुई, सामने अयान गुस्से में टहल रहा था। उसे देखते ही अयान किसी घायल शेर की तरह उस पर बरस पड़ा। पिछले 3 घंटों से वह जिस जलन और बेचैनी से गुजर रहा था, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। ऊपर से फलक का फोन बंद था, जिसने अयान के शक को यकीन में बदल दिया था कि वो पक्का फराज के साथ ही होगी। घड़ी देखो फलक, टाइम क्या हुआ है और तुम अब घर आ रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारा इतनी देर तक बाहर रहना पसंद नहीं है, पर तुम्हें तो जैसे मेरी बातें हवा में उड़ाने की आदत हो गई है। फलक ने खामोशी से दरवाजा बंद किया और उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखा। उसने सफाई देने की कोशिश की। अयान, मेरी बात तो सुनिए। रास्ते में बहुत हैवी ट्रैफिक था और मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। अयान ने गुस्से में टेबल पर इतनी जोर से हाथ मारा कि फलक थरथरा गई। बहाने मत बना, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी इन बातों में आ जाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कहाँ और किसके साथ थी। तुम्हारी ये आज़ादी अब बदतमीजी का रूप लेती जा रही है और मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अयान का लहजा इतना जहरीला था कि फलक की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे की तरफ भागी, क्योंकि आज अयान का गुस्सा उसकी बर्दाश्त के बाहर था। वो अब और अपनी बेइज्जती नहीं सह सकती थी। थोड़ी देर बाद जब अयान ने गुस्से में अपना कोट उठाया और बाहर जाने लगा, तो फलक ने उसे रोकने की कोशिश की। उसका गुस्सा अब फिक्र में बदल चुका था। अयान, रुको, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। मगर अयान ने उसकी एक न सुनी और तेज कदमों से बारिश में बाहर निकल गया। फलक वही खड़ी रह गई। उसकी सिसकियां बारिश के शोर में कहीं खो गई। अगली शाम अयान ने जैसे ही गाड़ी की चाबी उठाई, फलक ने उसे रोकना चाहा, पर उसने उसे बुरी तरह इग्नोर किया और बाहर निकल गया। उसे अपने किसी दोस्त से पता चला था कि फराज और फलक आज एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। ये खबर उसके अंदर आग लगाने के लिए काफी थी। वो पागलों की तरह गाड़ी ड्राइव करता हुआ वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसका पारा हाई हो गया। शीशे के उस पार फराज घुटनों के बल बैठा था और फलक के सामने हाथ फैलाए हुए था। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे प्रपोज कर रहा हो, जबकि असल में वो नीचे गिरी हुई कोई चीज उठाकर उसे दे रहा था। मगर शक की ऐनक ने अयान को अंधा कर दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। अयान के गले से एक दहाड़ निकली। वो गाड़ी से उतरा और आंधी की तरह अंदर भागा। उसके दिमाग पर खून सवार था। उसे इस वक्त फराज अपनी जान का दुश्मन लग रहा था, जिसने उसकी प्रॉपर्टी पर हाथ डालने की हिम्मत की थी। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अयान ने वहां पहुंचते ही फराज का कॉलर पकड़ा और उसे झटके से खड़ा किया। मेरी बीवी के सामने झुकने की जरूरत कैसे की तुमने? तुम जानते हो कि वो मेरी बीवी है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अयान ने एक जोरदार मुक्का फराज के मुंह पर जड़ दिया। फराज खुद को संभाल नहीं पाया और पास की टेबल से जा टकराया। फलक के मुंह से चीख निकल गई और पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। अयान, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें। आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। फलक ने आगे बढ़कर अयान का हाथ पकड़ना चाहा, पर अयान ने झटके से उसे अपनी ओर खींचकर अपनी पनाह में ले लिया। खबरदार फलक, जो तुमने इस आदमी की तरफदारी में एक शब्द भी बोला, आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा, ताकि इसे याद रहे कि दूसरों की बीवियों पर नजर रखने का क्या अंजाम होता है। अयान का पागलपन 7वें आसमान पर था। वो फराज को दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ा, पर फलक उसके सामने आ गई और रोते हुए उसे रोकने लगी। फराज ने अपना खून पोंछते हुए हैरानी से अयान को देखा, जो पूरी तरह होश खो चुका था। चलो मेरे साथ, आज फैसला होकर रहेगा कि तुम किसकी हो और किसके साथ रहना चाहती हो। अयान ने वहां तमाशा बनाने के बजाय फलक का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के निशान फलक के बाजू पर छप गए। वो उसे घसीटता हुआ गाड़ी तक लाया और फ्रंट सीट पर धकेल दिया। वापसी के पूरे रास्ते गाड़ी में मौत जैसा सन्नाटा था। सिर्फ अयान की तेज सांसों की आवाज आ रही थी, जो उसके अंदर मचे तूफान की गवाही दे रही थी। अपार्टमेंट में पहुंचते ही उसने फलक को अंदर धकेला और दरवाजा लॉक करके चाबी दूर फेंक दी, जैसे उसे डर हो कि वो भाग जाएगी। बताओ मुझे फलक, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम गैरों में खुशियां ढूंढने निकल पड़ी? अयान ने उसे कंधों से पकड़कर बुरी तरह झिंझोड़ा। क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था, जो तुम फराज के साथ मिलकर मेरी पीठ पीछे प्लानिंग कर रही थी? फलक फुट फुट कर रोने लगी। खुदा के लिए अयान, मुझ पर शक मत कीजिए। मैं सिर्फ आपकी हूँ। फराज सिर्फ मेरा दोस्त है। वहां वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा आपने देखा। फलक की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी,
पर अयान को तसल्ली नहीं मिल रही थी। उसकी मोहब्बत अब जुनून की उन हदों को छू रही थी, जहाँ उसे सिवाय फलक के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। अगर तुम सिर्फ मेरी हो, तो फिर मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन क्यों नहीं दिलाती? क्यों मुझे हर पल डर लगा रहता है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अयान अचानक घुटनों के बल फलक के सामने बैठ गया। उसने फलक के हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया, जैसे वो अपनी हार मान रहा हो। मैं हार गया हूँ फलक। मैं अपना ईगो, अपनी जिद और अपने गुरूर सबसे हार गया हूँ। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है, और यही मोहब्बत मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। इसलिए जब तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, तो मैं पागल हो जाता हूँ। अयान का ये रूप फलक के लिए बिल्कुल नया था। सामने वो मगरूर अयान नहीं, बल्कि एक हारा हुआ आशिक था, जो अपनी बीवी से प्यार की भीख मांग रहा था। फलक ने हैरानी और खुशी के साथ उसे देखा और झुककर उसके आंसू पोंछे। मैं तो हमेशा से आपकी ही थी अयान। मैंने तो कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। ये आप ही थे जिन्होंने मुझे खुद से दूर किया था। पर मैंने सब्र किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन आपको मेरी मोहब्बत का एहसास जरूर होगा। फलक के इस इकरार ने जैसे अयान की तड़पती रूह को सुकून दे दिया। उसने फलक के हाथों को चूम लिया। मुझे माफ कर दो फलक, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए है, पर अब और नहीं। हम कल ही वापस जा रहे हैं। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता, जहाँ हमारी खुशियों को किसी की नजर लग जाए। अयान ने उसे गले से लगा लिया। अब उसे ना डिग्री की परवाह थी, ना करियर की। उसे बस फलक चाहिए थी। वो उसे लेकर वापस अपनी हवेली अपने दादाजी के पास जाना चाहता था, जहाँ से उनकी ये कहानी शुरू हुई थी। जैसे आपकी मर्जी अयान, मैं तो वही खुश हूँ जहाँ आप हैं। फलक ने उसके सीने पर सिर रखते हुए कहा। तो अयान ने सुकून की सांस ली। आज उसकी मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी, और वो खुशी खुशी इस कैद में उम्र भर रहने को तैयार था। मेरा हाथ मजबूती से थामे रखना फलक, क्योंकि हवेली में कदम रखते ही तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करे, चाहे वो मेरी कजिन से हो या खुद दादाजी। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। गांव में दाखिल होते ही अयान ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। उसने साथ बैठी फलक का हाथ अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया। फलक के चेहरे पर घर की वापसी की खुशी और अयान की मोहब्बत का नूर चमक रहा था, पर अयान के लहजे में वही पुरानी शिद्दत और फजीलत थी। मैं कहीं नहीं जा रही अयान, मैं हमेशा के लिए आपके पास हूँ। फलक ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे डर हो कि ये खुशी कहीं कुछ पल की न साबित हो। गाड़ी जैसे ही हवेली के पोर्च में रुकी, दादाजी ने खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। उन्होंने फलक के सिर पर हाथ रखकर दुआएं दी, जबकि अयान ने झुककर उनके पैर छुए। मगर अयान की नजरें इधर उधर किसी खतरे को भांप रही थी। अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी, और उसका चेहरा सख्त हो गया। ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? अयान की आवाज में एक बार फिर वही कड़वाहट लौट आई थी। दादाजी, क्या आपको पता नहीं कि इस शख्स ने लंदन में हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल कर दी थी, और आपने इसे मेरे ही रिसेप्शन में बुला लिया? फंक्शन के बीच में अयान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। स्टेज के सामने फराज बड़े आराम से हाथ में जूस का गिलास लिए मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही अयान का खून खोल उठा। वो फलक को वही छोड़कर तेज कदमों से नीचे उतरा और सीधा फराज के सामने जा खड़ा हुआ। उसका बस चलता तो वो महफिल की परवाह किए बिना उसे जान से मार देता। अयान बेटा, होश में आओ, वो हमारा मेहमान है। दादाजी ने फौरन बीच बचाव किया और अयान के कंधे पर हाथ रखा। आप नहीं जानते दादाजी, ये वही है जिसने फलक को बहकाने की कोशिश की थी। मैं इसे यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे अभी बाहर निकाले। अयान के चिल्लाने पर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। चुप हो जाओ बेटा, जरा पीछे मुड़कर देखो। वो अकेला नहीं है, बल्कि अपनी बीवी के साथ आया है। दादाजी ने शांत लहजे में जैसे कोई बम फोड़ दिया। और जहां तक बहकाने की बात है, तो ये सब मेरी ही प्लानिंग थी, ताकि तुम अपनी ईगो के खोल से बाहर निकल सको। अयान को लगा जैसे उसके कान बज रहे हो। उसने मुड़कर देखा तो फराज के साथ एक औरत खड़ी थी, जो फलक को देखकर हाथ हिला रही थी, और फलक भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या मतलब दादाजी, क्या ये सब एक ड्रामा था? अयान ने हैरानी से पूछा। फराज ने आगे बढ़कर ठहाका लगाया और अयान के कंधे पर हाथ मारा। बिल्कुल यार, ये सब दादाजी की प्लानिंग थी। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ, और फलक भाभी मेरी वाइफ से मिलने आती थी। उस दिन रेस्टोरेंट में जो तुमने देखा, वो भी एक गलतफहमी थी। मेरी बीवी की अंगूठी गिर गई थी, जिसे मैं उठाकर फलक को दे रहा था, पर तुम्हारी शक की ऐनक ने तुम्हें कुछ और ही दिखा दिया। ये सुनकर अयान पानी पानी हो गया। वह शर्मिंदगी से कभी दादाजी को देखता तो कभी फलक को, जो अपनी हंसी छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जब रस्में खत्म हुई और दोनों अपने कमरे में पहुंचे, तो अयान ने फलक से शिकायत की। तो इसका मतलब है कि तुम सब जानती थी। तुमने मुझे इतना तड़पाया, तुम देख रही थी कि मैं जलन में मर रहा हूँ, पर तुम खामोश रही। फलक ने उसका हाथ थामकर उसे बिठाया और उसकी आंखों में झांका। अगर मैं बता देती अयान, तो क्या आप कभी अपने प्यार का इकरार करते? क्या आपको कभी एहसास होता कि मैं आपके लिए क्या हूँ? वो जलन जरूरी थी, क्योंकि उसी आग ने आपके घमंड को पिघलाया है।
आज आप मेरे पास हैं, तो सिर्फ इसी डर की वजह से कि कहीं आप मुझे खो ना दें। उसने सिर झुकाकर अपनी हार मान ली। तुम ठीक कहती हो फलक, अगर फराज ना होता तो शायद मैं अपनी ईगो में ही डूबा रहता। पर अब मैं वादा करता हूँ कि कभी शक को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। अयान, एक कैद अब उम्र भर की है और इसमें जमानत की कोई गुंजाइश नहीं है। फलक ने मुस्कुराते हुए उसके गले में बाहें डाल दी। अयान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मुझे रिहाई चाहिए भी नहीं मेरी जान। मैंने जान लिया है कि असली आज़ादी तुमसे दूर भागने में नहीं, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत की कैद में रहने में है। अयान ने उसे गोद में उठाया और धीरे से उसे वापस बिस्तर पर बिठाया। कमरे में जल रही मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर बिखेर रही थी। फलक की धड़कनें अब और तेज हो गई थी। अयान उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके रेशमी बालों के एक लट को उसके कान के पीछे करते हुए बहुत ही धीमे लहजे में बोला, फलक, तुम जानती हो कि मैंने उन तन्हा रातों में तुम्हें कितना याद किया है। मैं चाहे जितना भी नाराज होने का नाटक करता, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारी आवाज के लिए तरसती थी। फलक ने शर्माते हुए अपनी उंगलियां अयान के चेहरे पर फेरी। तो फिर इतना सताया क्यों? क्या आपको अंदाजा भी है कि जब आप मुझे बोझ कहते थे तो मुझे कैसा महसूस होता था? अयान ने तड़प कर उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने दिल पर रख लिया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, पर देखो, आज तुम मेरे लिए मेरा सबसे कीमती सरमाया बन गई हो। अब मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, तुम्हारे हर आंसू को मुस्कान में बदलना चाहता हूँ। उसने धीरे से फलक के माथे को चूमा और फिर उसके होठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। फलक ने अपनी आंखें बंद कर ली और वे इख्तियार आयन के करीब आ गई। आयन के बहाव का घेरा अब और भी कस गया था, जैसे वो उसे खुद में समा लेना चाहता हो। आज के बाद हमारे बीच कोई पर्दा नहीं होगा, कोई राज नहीं होगा। आया ने उसके होठों के बिल्कुल करीब आकर सरगोशी की और उसे हर पर्दे से आजाद कर दिया और शिद्दत से उस पर अपना प्यार लुटाने लगा। अब कमरे में सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाजें गूंज रही थी। अया ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखकर उसे और भी नजाकत से अपनी ओर झुकाया। उस रात हवेली का वो कमरा उनकी मोहब्बत की सबसे हसीन गवाही दे रहा था। मोहब्बत की वो कैद जिसका अयान ने वादा किया था अब मुकम्मल हो चुकी थी। एक ऐसी कैद जिसमें फलक पूरी उम्र के लिए खुशी खुशी रहने को तैयार थी। हम इंसानों की एक बड़ी अजीब फितरत है। जो चीज़ हमारे पास होती है, जो इंसान हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, हम उसे हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि वो तो कहीं जाने वाला नहीं है और यही सोच हमें लापरवाह बना देती है। अयान के साथ भी यही हुआ। फलक उसके घर में थी, उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन अयान को उसकी अहमियत जरा भी महसूस नहीं हुई। उसे इसकी वैल्यू तब समझ आई जब उसे यह एहसास हुआ कि वो उसे खो सकता है। जब फराज के आने से उसे लगा कि फलक अब उसकी मुट्ठी से निकल रही है, तो उसकी ईगो खत्म हुई। रिश्तों में कभी कभी इनसिक्योरिटी और जेलसी का एक हल्का सा तड़का जरूरी होता है। ये वो रियलिटी चेक था जिसने आयन को आईना दिखाया। जब तक उसे ये नहीं लगा कि कोई और फलक को उससे छीन सकता है, उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। ये सच है कि कभी कभी हमें किसी के दूर जाने के डर की जरूरत पड़ती है, ताकि हम ये समझ सके कि वो इंसान हमारे लिए कितना जरूरी था। प्यार की असली कीमत अक्सर उसके छीन जाने के डर के साथ ही समझ आती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।